हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं आज आपके लिए जीएस के क्वेश्चन की नई सीरीज लेके आया हूं। और पहले भी जो सीरीज लेके आया था मैं उम्मीद करता हूं वो सभी आपको पसंद आई होंगी। और इस सीरीज में भी अत्यंत उपयोगी क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। तो आज की मोटिवेशनल लाइन्स है, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं, ना मेरा काम ना आपका काम, लेकिन विजेता वही होता है जो मुश्किलों को तोड़कर आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, परेशानियां सबके जीवन में होती हैं और ये कहते हैं कि मेरे लिए ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी, उससे काम नहीं चलेगा। और हमें सफल होना है तो अपने सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और बिना मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। तो हिंद भारत की जनता में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? तो देखिए बात करते हैं हिंदू शब्द की। तो देखिए सिंध नदी, कौन सी नदी थी? सिंध। और जो अरब लोग आए, अरब लोगों ने सा को हा कहा। सा को क्या कहा? हा। वो सा को सा ना कह पाए, उन्होंने सा को का उच्चारण किसमें किया? हा में किया। तो सिंध नदी को क्या कहा? तो उन्होंने सिंध को कहा हिंद, ठीक है। और इस यहाँ के निवासियों को कहा हिंदू, निवासियों को क्या कहा? हिंदू। और इस देश को कहा हिंदुस्तान, ठीक है। तो हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अरबों ने किया। किसने किया? अरबों ने। देखिए यूनानियों ने सिंध नदी को कहा इंडस, सिंध नदी को इंडस कहा। और यहाँ के निवासियों को कहा इंडियन, और इस देश को कहा इंडिया। और इस देश को क्या कहा? इंडिया का। यूनानियों ने सिंध नदी को इंडस कहा और इस देश के निवासियों को इंडियन कहा और इस देश को कहा इंडिया। अब बात आती कि भारत शब्द कहां से आया। देखिए भारत शब्द जो ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले से, कहां से आया? भरत कबीले से बना भारत। भरत कबीले से क्या बना? भारत बना, ठीक है। और आप भी जानते हो आजकल चर्चा का विषय है कि इंडिया वर्सेस भारत। तो देखिए मेरा भी मानना यही है कि भारत जो है हमारी जो प्राचीन जो संस्कृति है उस संस्कृति की मतलब रिप्रेजेंट करता है, इसलिए भारत ही होना चाहिए। अगर संविधान में लिखा है जैसे इंडिया डेट इज भारत, तो उसके स्थान पर भारत डेट इज इंडिया होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? देखिए तो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे उत्तवी। और उत्तवी की रचना कौन सी है? उत्तवी की रचना तारीख ए यामनी। उत्तवी की रचना कौन सी है? तारीख ए यामनी। यामनी उत्तवी की रचना कौन सी है? तारीख ए यामनी उत्तवी की रचना है, ठीक है। उत्तवी की रचना कौन सी है? तारीख ए यामनी है। और ये महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे फिरदौसी की रचना है शाहनामा। फिरदौसी की रचना। फिरदौसी भी महमूद गजनवी के समकालीन कवि थे, या मान लीजिए दरबार में ही रहते लेकिन दरबारी कवि का दर्जा नहीं था। इन्होंने भी शाहनामा लिखी और ये शाहनामा महमूद गजनवी की प्रशंसा में लिखी है। दूसरी बात, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए। महमूद गजनवी के साथ भारत आए। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? तो अलबरूनी आए थे। और अलबरूनी की जो किताब है उस किताब का नाम है किताबुल हिंद। किताब उल हिंद या तहकीकात हिंद कहते हैं, ठीक है। किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद। अलबरूनी की किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद है। दूसरी बात, बेहाकी की रचना है तारीख सुक्तगीन। तारीख सुक्तगीन, ठीक है। और बेहाकी को पूर्व का पेप्स कहते हैं। लेन पूर्ण ने इनको पूर्व का पेप्स कहा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? उत्तवी थे।
फिरदौसी ने शाहनामा लिख दिया जिसमें महमूद गजनवी की प्रशंसा की है। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे? महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। और बयाकी की रचना है तारीख सुप्तगीनी, जो और बयाकी को लेन पुण्य पूर्व का पेप्सिका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो देखिए मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था, मुल्तान पर, जिसमें यह विजयी रहा। पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया। दूसरा 1178 में दूसरा आक्रमण करता है अहिल्यवाड़ पर। अहिल्यवाड़ जो गुजरात में है, अहिल्यवाड़ पर आक्रमण करता है 1178 में। और यहाँ के शासक कौन थे? भीम सेकंड, यानी मोहम्मद गौरी और भीम सेकंड के बाद युद्ध होता। सोलंकी वंश के शासक थे भीम सेकंड, जिसमें गौरी पराजित होता है, गौरी पराजित। और यह भारत में इसकी पहली हार थी। गौरी पराजित होता है और यह भारत में इसकी पहली हार थी। ठीक है, गौरी पराजित होते हैं और यह भारत में इसकी पहली हार, गौरी की पहली हार थी भारत में। ठीक है, गौरी पराजित होते हैं और ये इनकी बात में पहले क्वेश्चन आपसे पूछा है गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भीम सेकंड ने पराजित किया। ठीक है, बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से 2 युद्ध लड़े। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा। तो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ, लेकिन 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी से पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। ठीक है, जयचंद जी कन्नौज के शासक थे गढ़वाल वंश के। 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित होते हैं। चंदावर के युद्ध में पराजित हो जाते हैं गौरी से। जयचंद 1194 में चंदावर के युद्ध में गौरी से पराजित हो जाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भीम सेकंड ने पराजित किया। भीम सेकंड गुजरात के साथ थे, सोलंकी वंश के थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित नामों को काल क्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर प्राप्त करें। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद इस क्रम में हमें लगाना है। तो देखिए भारत पर आक्रमण करने सबसे पहले महमूद गजनवी आता है। कौन आता है? महमूद गजनवी सबसे पहले आता है। और महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए। और दूसरी बात है कि महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत से लूटपाट करना था, राज्य स्थापित करना नहीं था। तो ये आता और चला जाता था। लेकिन इसका सबसे मुख्य जो प्रसिद्ध आक्रमण था वो 16वां आक्रमण था। 16वां जो सोमनाथ के मंदिर पर किया था इसने, सोमनाथ के मंदिर पर। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था 16वां आक्रमण जो सोमनाथ के मंदिर पर किया था, जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं तुम्हारे मोहम्मद गौरी। जैसा आपकी पता है 1175 में इन्होंने पहला आक्रमण मुल्तान के करमाथियों पर किया था मोहम्मद गौरी ने। फिर इसके बाद आते चंगेज खान। देखिए चंगेज खान मंगोल के शासक थे और आपको पता ही है कि चंगेज खान जहां से गुजरते थे वहां लाशें हो जाती थी। ठीक है, चंगेज खान 1212 में भारत की सीमा तक आते हैं, लेकिन भारत पर आक्रमण नहीं करते क्योंकि इल्तुतमिश अपनी चतुराई से चंगेज खान को वहीं से वापस भेज देता, लेकिन भारत की सीमा तक आते हैं। और फिर दूसरी बात, उस समय मौसम भी इनके अनुकूल नहीं था। उस समय भारत में गर्मी पड़ रही थी और गर्मी चंगेज खान को बर्दाश्त नहीं होती है। और तैमूर 1398 में आते हैं। कब आते हैं? 1398 में तैमूर आते हैं। और तैमूर ने तुगलक वंश के समय दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था। ठीक है, उस समय दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन महमूद थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले नंबर पर कौन आते हैं? महमूद गजनवी। 2 3 1 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 3 1 4 होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए गुलाम वंश का संस्थापक था ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऐबक है। ठीक है, जबकि गुलाम वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक। ठीक है,
गुलाम वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक रहा। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन टाइम का ड्यूरेशन 1206 से 1210 तक रहा। ठीक है, ऐबक को लाख वक्स भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, लाख वक्स किसको कहते हैं? कुरान खवा भी कहते हैं। देखिए, कुरान इनको मुंह जबानी आती है इसलिए इनको कुरान खवा कहते हैं। लाख वक्स से लाखों का दान दे देते हैं इसलिए इनको लाख वक्स कहते हैं। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। घोड़े से गिरकर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो गई। ठीक है, किसकी? ऐबक की। दूसरी बात, ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। मीनार की नींव रखी। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक पर टिक लगेगा, और कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, इन्होंने शुरुआत की थी लेकिन इसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। दूसरा देखिए, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। गुलामों का गुलाम, क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था और ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। दूसरा, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था, जबकि सिकंदर लोदी और फिरोज तुगलक ने जब कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गई तो उसको इन्होंने क्या किया? उसका पुनः मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो कुतुब मीनार से चारों शासकों का नाम जुड़ा हुआ है। ऐबक ने नींव रखी यानी निर्माण की शुरुआत की, इल्तुतमिश ने निर्माण पूर्ण करवाया, जबकि फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ने उसकी पुनः मरम्मत कराई जब वो क्षतिग्रस्त हो जाती। तो आपसे पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार से किस शासक का नाम नहीं जुड़ा हुआ है? 3 ऑप्शन इनमें से कोई होगा और एक ऑप्शन अलग से होगा, तो वो एक अलग दिया होगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो देखिए, प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और वह है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन, एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना, 42वां संशोधन, और यह 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976 में। इसमें संविधान प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो प्रस्तावना अब तक एक ही बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। देखिए, पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं, यानी राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, और अखंडता का मतलब राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए शब्द जोड़ा गया, यानी हम एक हैं इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए। और समाजवाद यानी समाज में सभी लोग समान है। ठीक है, यानी सबको जो बढ़ावा दिया जाएगा, यानी सबको अवसर समान दिए जाएंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा समाज में। दूसरी बात देखिए, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, इसको मिनी संविधान कहते हैं, मिनी संविधान, क्योंकि इसमें बहुत अधिक संशोधन किए गए थे 42वें संविधान से, इसलिए इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। इसके तहत ही लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। दूसरी बात, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हो गया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य।
दूसरा, इसी में मूल कर्तव्य जोड़े गए, मूल कर्तव्य जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है। दूसरी बात देखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, इसमें 42वें संविधान संशोधन ने कुछ संशोधनों को खारिज कर दिया गया, जैसे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य बनाया गया, तो इसमें कहा गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनः वापस भेज सकता है, और ये होता है 1978 में। दूसरी बात, मेन जो संशोधन इसमें किया गया था कि राष्ट्रपति 352 का प्रयोग मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर करेगा। 44वें संविधान संशोधन में कहा गया लिखित सलाह पर ही करेगा, मौखिक सलाह पर नहीं। दूसरी बात, 352 का प्रयोग आंतरिक अशांति के स्थान पर नहीं होगा, सशस्त्र विद्रोह यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगा, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं होगा। पहले था युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति था, इसीलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर, आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह, स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक शांति के स्थान पर क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह किया गया। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है 42वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन ये 1989 में हुआ, और इसमें क्या किया गया, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था इसमें। ठीक है। और ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो देखिए, स्वतंत्रता, 3 चीजें हैं संविधान में, स्वतंत्रता, न्याय और समता। स्वतंत्रता, न्याय और समता, 3 चीजें जोड़ी गई हैं संविधान में, तो 3 चीजों को संविधान में स्थान। देखिए, स्वतंत्रता कौन कौन सी है। पहली बात, विचारों की स्वतंत्रता, मुझे अपने बातों की विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी मेरा जो विचार है उसको व्यक्त करने की स्वतंत्रता है मुझे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, मैं किसी पर भी विश्वास करूं, आप मुझ पर नहीं रोक सकते, धर्म की स्वतंत्रता, यानी ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानूं, और ईश्वर की उपासना की स्वतंत्रता, ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की उपासना करूं, उपासना की स्वतंत्रता, विचार की, व्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की स्वतंत्रता, ईश्वर की उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है। इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। न्याय, न्याय 3 प्रकार के हैं। एक तो आपका आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है। संविधान में कहीं भी धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है। समता, तो समता है अवसर की और प्रतिष्ठा की, इसकी समता है अवसर की और प्रतिष्ठा की समता है। ठीक है। याद रखिए, तो संविधान में कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं कही गई है, और जब न्याय की बात है तो धार्मिक न्याय नहीं कहा गया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो देखिए, संविधान निर्माताओं के अनुसार बात करूं मैं, संविधान निर्माताओं के अनुसार जो प्रस्तावना है वही संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा, ये आत्मा है। ठीक है। दूसरी बात, ये प्रस्तावना ही संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, विचारों को जानने की कुंजी। ठीक है। जानने की कुंजी है। ठीक है। जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है।
संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है, और वो संवैधानिक उपचार है जो आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। जबकि संविधान निर्माताओं के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 जो प्रस्तावना है। ठीक है, दूसरा मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए, आप सबको पता है, भाग 3 में। ठीक है, और आर्टिकल 12 से 35 तक, और राज्य के नीति तत्व भाग 4 36 से 51 तक। मूल अधिकार बाद योग्य यानी इनका कहीं उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप संवैधानिक उपचारों के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और इस आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, और जबकि संविधान निर्माताओं के अनुसार यह आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा क्या, तो प्रस्तावना है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार पूछा जाता है तो आर्टिकल 32 है। मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए और इनका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में जा सकते हैं, और जबकि राज्य के नीति तत्व बाध्य योग्य नहीं है और ये राज्य के कर्तव्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपसे पूछा, निम्नलिखित में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राजधानी, ध्वज, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। बात करते हैं राज्य की, तो देखिए राज्य के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। तो पहला तो है जनसंख्या। भाई जनसंख्या चाहिए, भाई लोग होंगे तभी तो उन पर राज्य करोगे, अकेले किस पर राज्य करोगे? ठीक है, तो जनसंख्या चाहिए। दूसरा भूभाग, भूभाग होना चाहिए, तब सरकार होगी। ठीक है, तभी तो उन पर सरकार होगी। जनसंख्या होगी, भूभाग हुआ, तब उन पर क्या होगी? सरकार होगी। ठीक है, लेकिन देखिए स्वतंत्रता से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास जनसंख्या भी थी, भूभाग भी था, सरकार भी थी, लेकिन क्या चीज नहीं थी? हमें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, स्वतंत्रता नहीं थी अपने निर्णय लेने की। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, सोवर्जिनिटी। संप्रभुता नहीं थी हमारे पास, सोवर्जिनिटी नहीं थी, यानी संप्रभुता जिस देश के पास नहीं है उस देश का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी स्थान नहीं होता है, क्योंकि वो अपने निर्णय नहीं ले सकता। वैदेशिक संबंध किस देश के साथ बनाएगा इसके निर्णय नहीं ले सकता है। अगर आप संप्रभु राष्ट्र है तो आप अपने निर्णय ले सकते हैं। भारत क्या कहता है कि मैं एक संप्रभु राष्ट्र हूं, मुझे अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जैसे अमेरिका वगैरह या रूस कहते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हमें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता है और हम किसी के दबाव में नहीं है। तो किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? संप्रभुता होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप मुझे एक बात बताइए, भारत में कैसा है? लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। मैं कहूं लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत में। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता द्वारा जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता का शासन। ठीक है, तो हमारा संविधान भी किससे शक्ति प्राप्त करता है? जनता से प्राप्त करता है। संविधान में प्रेमबिल में लिखा है हम भारत के लोग। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। तो किससे शक्ति प्राप्त करता है संविधान? जनता से प्राप्त करता है। तो ठीक है, तो आपसे पूछा भारत में रहने राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता है। कौन है? जनता भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो देखिए हिमालय के जो हिमालय है उसके 3 भाग है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो हम बात करते हैं लघु हिमालय की। किसकी बात करते हैं? लघु हिमालय। तो देखिए लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे देखिए पीर पंजाल, पीर पंजाल, दूसरा है आपका धौलाधार,
धौलाधार, पीर पंजाल धौलाधार। ठीक है, इसके बाद आपका है नागटिम्बा, नागटिम्बा, और इसके बाद है महाभारत। ठीक है, तो देखिए पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। धौलाधार, धौलाधार कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि शिमला किस पर स्थित है? तो धौलाधार पर स्थित है। शिमला किस पर स्थित है? धौलाधार पर। नागटिम्बा उत्तराखंड, नागटिम्बा उत्तराखंड। और महाभारत नेपाल में, महाभारत का है नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किसका भाग है? तो उत्तराखंड का, वो सॉरी पीर पंजाल किसका भाग है? तो पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर का। किसका भाग है? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, आपसे पूछा पीर पंजाल जम्मू कश्मीर का भाग है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का भाग कौन सा है? धौलाधार है। उत्तराखंड का भाग कौन सा है? नागटिम्बा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए इधर ये आपका भारत है, इसे प्रायद्वीप भारत कहते हैं। यहाँ दक्षिण भारत में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम अन्नाई, अन्नाई मुडी दिया गया। जो अन्नाई मलाई ये कौन सी है? अन्नामलाई, अन्नामलाई है। और इस अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुडी है। कौन सी है? अन्नाई मुडी, इसकी सबसे ऊंची चोटी। और जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुडी है। ठीक है, डोडा बेटा, डोडा बेटा नीलगिरी की। देखिए इधर से आता है पश्चिम घाट और इधर से आता है पूर्वी घाट, और ये जहां मिलता है वह स्थान कहलाता है नीलगिरी। कौन से स्थान में मिलता है? नीलगिरी में। ठीक है, क्या मिलते हैं ये? नीलगिरी में मिलते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली, अरावली जो है भारत का सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत है, या मैं कहूँ अवशिष्ट पर्वत है अरावली। ठीक है, और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, धूपगढ़, धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा रेंज की। ठीक है, दूसरी बात सतपुड़ा रेंज को मध्य प्रदेश में महादेव कहते हैं, और महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, जो सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा को ही छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंज कहते हैं, और मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी की पर स्थित है। किस पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिलन स्थान पर स्थित है? तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कहां पर स्थित है? नीलगिरी यहां पर स्थित है। और नीलगिरी का विस्तार तीनों राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तीनों राज्यों में इसका विस्तार है नीलगिरी का। ठीक है, तो कौन सा क्या आंसर होगा इसका? नीलगिरी होगा। दूसरी बात, नीलगिरी पर एक जनजाति निवास करती है, उस जनजाति का नाम है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया, टोडा जनजाति निवास करती है और किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर एक जनजाति निवास करती है, टोडा जनजाति निवास करती है, और एक किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में निवास करती है। दूसरी बात, आपसे पूछे जो पालनी हिल्स, पालनी जो है ये तमिलनाडु में है, ये पूरी तरह पर कहां पर है? तमिलनाडु में। इसका विस्तार तमिलनाडु में, पालनी हिल्स का विस्तार कहां है? तमिलनाडु में। ठीक है, कड़ावम इलायची की पहाड़ी है, ये अन्नामलाई की पहाड़ी के भी दक्षिण में स्थित है। यहाँ अन्नामलाई है तो यहाँ कड़ावम है। ठीक है, कड़ावम कहां है? दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अन्नामलाई के बारे में आपको बता ही चुका हूं। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नंदा देवी शिखर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है।
राज्य की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है ये, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अन्नामलाई जो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत। कौन सी है? नंगा पर्वत है, जो वास्तव में अभी जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर में, और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। अभी नंगे, और मैं तो ऐसा ही मानता हूं, और आप क्या मानते हैं वो आप जाने। दूसरी बात, ठीक है, तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछा गया कि नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो सारामती जो है नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, देखिए सारामती नागा हिल्स, सारामती नागा हिल्स नागालैंड में, नागालैंड में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती है। तो सारामती किसकी ऊंची चोटी है? नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। मिजोरम, मिजोरम में मीजो हिल्स है, कौन सी है? मीजो हिल्स। और मीजो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन। ठीक है, ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन, माउंटेन सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, मणिपुर, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियां, और यहां पर एक झील स्थित है, लोकटक झील। कौन सी झील स्थित है? लोकटक झील यहां स्थित है, लोकटक झील। कौन सी झील स्थित है? लोकटक झील स्थित है। और ये लोकटक झील में कावुल लामझाओ, ठीक है, कामिल लामझाओ वन जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ वन जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और ये लिख देता हूं यहां, काबुल लामझाओ वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय पार्क। और ये जो है ना काबुल लामझाओ किसके लिए? डांसिंग हिरन यानी संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। डांसिंग हिरन, संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? संगाई हिरनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील है। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है जो मिजो हिल्स पर, और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। और आपसे पेपर में यही पूछा गया है, क्वेश्चन यही पूछा गया है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन कौन सी है? जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो विटामिन कौन सी है? तो वह विटामिन है B12। किस में कोबाल्ट होता है? B12 में कोबाल्ट होता है। देखिए कोबाल्ट विटामिन B12 के निर्माण के लिए सहायक होता है। विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण के लिए सहायक होती है। अगर कोबाल्ट की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, B12 की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं विटामिन B1। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है बेरी रोग। देखिए त्वचा संबंधी जितने रोग होते ज्यादातर वो विटामिन बी की कमी से होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इससे कौन सा रोग हो जाता है? इससे हो जाता है कीलोसिस, होठ कट जाते हैं, कीलोसिस हो जाता है। ठीक है, एक होता है विटामिन B3, इसे कहते हैं नियोसिन, नियासिन या निकोटिनामाइड कहते हैं, नियासिन। और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, या मैं कहूं 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से 4D सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, और B12 का नाम है साइनोकाविलिन, साइनोकाविलिन। और इसकी कमी से आपको पता ही है एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया। ठीक है, B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, डॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। B7 को बायोटीन कहते हैं, जिसकी कमी से बाल सफेद हो जाते हैं। और एक होता है B5 जिसको पेंटोथोनिक कहते हैं, और जिसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन का आपसे पूछा गया कि कोबाल्ट किस में होता है? B12 में होता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मानव शरीर की वृद्धि निम्न में से किसकी, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? तो देखिए प्रोटीन की कमी के कारण। आइए बात करते हैं प्रोटीन की। देखिए जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार इसके मुख्य तत्व से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। ये नाइट्रोजन जो है ये नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, तथा पुरानी कोशिकाओं के नष्ट करने के लिए आवश्यक होता है। तथा मैं कहूँ पुरानी कोशिकाओं के नष्ट करने के लिए, पुरानी ओल्ड सेल्स को नष्ट करने के लिए। दूसरी बात, जो नाइट्रोजन है इसका प्रयोग हम भाई वायुमंडल में तो सबसे अधिक नाइट्रोजन है, लेकिन इसका प्रयोग सीधे नहीं कर सकते, हम अमीनो अम्ल की चेन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, नाइट्रोजन को अतिरिक्त मात्रा में बॉडी में संचित भी नहीं कर सकते, तो जितनी आवश्यकता उतना ही ले रख सकते हैं बॉडी में, और उसके बाद सारा नाइट्रोजन हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन को रोज भोजन में लेने के लिए हमें प्रोटीन भी रोज भोजन में लेना आवश्यक है। अगर भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारी क्या होगी, नई कोशिकाएं नहीं बनेगी, और नई कोशिकाएं नहीं बनेगी तो शरीर की वृद्धि धीमी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर और मेरिस्मस रोग बच्चों में हो जाते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। दूसरे कार्बोहाइड्रेट, इसे कहिए ईंधन, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ईंधन है। ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ी में डालते हैं ना, वैसे ही मानव शरीर का ईंधन क्या है, ग्लूकोज है। यानी हमारी बॉडी जो है सिर्फ ग्लूकोज की भाषा जानती है, यानी एनर्जी को जो हम प्रयोग करते हैं वो ग्लूकोज के रूप में करते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज का एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, वसा का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, यानी वसा से हमें सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसके कारण होती है, विटामिन के, वो प्रोटीन के कारण होती है। दूसरा देखिए, विटामिन जो है उत्प्रेरक का कार्य करते, क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, इनका पाचन शरीर में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन विटामिन की कमी से रोग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि स्टार्च क्या है। तो देखिए पहली बात आपको बता दूं, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोसैकराइड, ठीक है, एक होता है डाइसैकराइड, और एक होता है पॉलीसैकराइड। तो देखिए मोनो में कौन आता है, मोनो में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। ठीक है, मोनोसैकराइड में कौन आता है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। ठीक है, ये किस में आता है, मोनोसैकराइड में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपका ग्लूकोज किया है, इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं, यानी मानव को यही चाहिए, ब्लड शुगर है। ठीक है, और इसी को मानव मानव का ईंधन कहते हैं, ब्लड शुगर है। फ्रक्टोज ये फलों से प्राप्त होता है, और ये वर्ल्ड का सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है, फ्रक्टोज से प्राप्त होता है, और ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है। ठीक है, डाइसैकराइड में आपका आएगा सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये डाइसैकराइड होते हैं। ठीक है, लैक्टोज। पॉलीसैकराइड में कौन आता है, पॉलीसैकराइड में आता है स्टार्च, पॉलीसैकराइड में कौन आता है, स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये क्या है, पॉलीसैकराइड है, सेल्यूलोज। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्टार्च है, तो स्टार्च क्या है, पॉलीसैकराइड है। मोनोसैकराइड कौन कौन से हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। पॉलीसैकराइड, डाइसैकराइड सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है, और स्टार्च ग्लाइकोजन और सेलुलोज पॉलीसैकराइड है।
ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पॉलीसेकेराइड, जैसे मैंने बताया ग्लूकोज ब्लड शुगर भी कहते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलसी में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो अलसी में देखिए ओमेगा 3 वसी अम्ल की प्रचुर मात्रा होती है। ओमेगा 3 वसी अम्ल की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? अलसी में पाई जाती है। और ये ओमेगा 3 हृदय हार्ट की फंक्शनिंग के लिए उपयोगी होता है और ये हृदय की क्रियाविधि के लिए उपयोगी है, यानी फंक्शनिंग के लिए उपयोगी है, क्रियाविधि के लिए उपयोगी है, हृदय की क्रियाविधि के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये हृदय की क्रियाविधि के लिए क्या उपयोगी है? ओमेगा 3 वसी अम्ल है जो हृदय की क्रियाविधि के लिए क्या उपयोगी है। ठीक है, हृदय की, थोड़ा साफ लिखूं, हृदय की क्रियाविधि के लिए उपयोगी है, हृदय की क्रियाविधि के लिए उपयोगी है, क्रियाविधि के लिए उपयोगी। दूसरी बात कि कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता है, तो हृदय प्रॉपर काम करता रहता है, कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता। ओमेगा 3 वसी अम्ल क्या है? कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता, कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता, जमा नहीं होने देता। ठीक है, दूसरी बात देखिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, आंवला। दूसरा, विटामिन सी घावों को भरने के लिए काम आती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। विटामिन सी घाव को भरने के काम आती है, दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है विटामिन सी। और विटामिन डी तो आपको पता ही है, इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है, फ्री में मिलने वाला विटामिन कौन सा? विटामिन डी है और ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए जिससे आगामी परीक्षा में आप सफल हो सकें और अपने माता पिता का जो सपना है उसे पूरा कर सके। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। चलिए।